everyone, welcome to Krishna Coaching Center and I am your teacher Radhika Mishra, and today we are going to discuss about chapter 2 of our accountancy subject जिसका नाम है accounting terms। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसकी टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 39 टर्म्स हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। इन टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा पता करने का कोशिश करते हैं कि ये टर्म के मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट टर्म जो लिखी है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशंस हैं कि इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनी से पैसा लेके कंपनी को ही पैसा दे दिया और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल होनी चाहिए, मॉनेटरी, पैसा इसमें इन्वॉल्व हो, या तो पैसा इन्वॉल्व हो या पैसे के बदले कोई गुड सर्विस जो पैसों में तौले जा सके वो इन्वॉल्व हो। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? एक तो फाइनेंशियल, दूसरा दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए इसके अंदर, और तीसरा क्या होगा कि इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट होना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर। जैसे ड्यूअल हमने अकाउंटिंग सिस्टम देखा था। इसका मतलब क्या है? एक चीज आनी चाहिए, दूसरी चीज जानी चाहिए। जैसे कैश के बदले अगर आपने मशीनरी खरीदी देन इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट अगर आप अपनी कंपनी के एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे में डाल रहे हो देन इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड टर्म है आपका अकाउंट। अब देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिस चीज में जिस टेक्निक्स के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज नोन एज अकाउंट। क्योंकि अकाउंट का मतलब ये, किसी चीज का अकाउंट रखने का क्या मतलब है? किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी रखना, किसी चीज के बारे में पूरा नॉलेज रखना इज नोन एज अकाउंट। सो दूसरा टर्म हमारा हो गया अकाउंट्स। अब तीसरा टर्म होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है या वो चीजें होती है जो कि एक पर्सन कंपनी में लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई कंपनी खोलनी है और मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना है, तो वो जो पैसा या वो जो मैं चीजें लगा रही, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, एक बिल्डिंग लगा दी, 4 मशीनरी लगा दी, तो ये मैंने क्या लगाया? ये मैंने लगाया है कैपिटल। अब इसका अलग से टर्म होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अकाउंटेंसी में जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है उनको दो डिफरेंट टर्म्स बोला जाता है। यानी कि ओनर अलग है और जो कंपनी होती है वो ओनर से अलग होती है। तो एक कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको कवर करेंगे। सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि बिजनेस को और ओनर को दो डिफरेंट टर्म्स माना जाता है। सो कैपिटल क्या अमाउंट होगा या चीजें होगी जो ओनर बिजनेस को दे रहा है। अब बिजनेस के नजरिए में जो ये कैपिटल होगा ना, इसको लायबिलिटी मानते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो कैपिटल का अमाउंट है वो बिजनेस के लिए एक जिम्मेदारी के जैसा वर्क करेगा, एक ड्यूटी के जैसा वर्क करेगा। सो दिस वाज कैपिटल। नाउ आवर फोर्थ टर्म्स आर, या फोर्थ टर्म इज दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? आर्ट करना, पेंटिंग बना देना। तो आंसर इज ऑब्वियस नो, क्योंकि ड्राइंग्स का मीनिंग क्या है? ड्राइंग्स का मीन्स वो अमाउंट या वो पैसा जो ओनर कंपनी से निकाल रहा है। अब देखिए, कंपनी ओनर की, पैसा ओनर का, तो वो निकाल रहा है तो नई टर्म देने की क्या जरूरत है? पर बेटा, अगर ओनर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ना, तो वो टर्म ड्राइंग्स के अंदर जाएगी। ड्राइंग्स के अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि वापस से सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग, ओनर अलग, तो जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो क्या जाएगा? अलग हेड में जाता है, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है बिजनेस और ओनर को अलग मान रहे हैं। तो जो पैसा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है दैट आर नोन एज वेरी ड्राइंग्स। फिफ्थ टर्म है लाइबिलिटीज।
लेमन लैंग्वेज में हमने देखा था लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां कंपनी की किस चीज की होगी कि उसने अगर कोई उधार लिया है तो वो उसको चुका दे, तो दैट इज द लाइबिलिटी। तो कैपिटल क्यों लाइबिलिटी था, क्योंकि बिजनेस ने वो ओनर से उधार ही तो लिया था, उसके बदले उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। सो लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, एक तरीके से कंपनी की जिम्मेदारियां, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप एक तरीके से इसको कह सकते हो। धीरे धीरे ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। नेक्स्ट टर्म है आपका असेट्स, अनहद इम्पॉर्टेंट। अब एसेट्स क्या है, एसेट्स वो चीजें हैं जो आप कंपनी में लगा रहे हो ताकि उसके बदले आपको कोई फ्यूचर बेनिफिट मिले। मान लो आपकी जो आपका शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, और वहां पे आपने क्या करा, वहां पे आपने मोबिल ऑयल का फैक्ट्री खोल दिया। आपने कहा जी एसेट है, एसेट है, पर क्या उस एसेट से आपके कपड़ों के शोरूम को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, गंदे वंदे और हो जाएंगे। सो एसेट्स क्या है, आप वो चीजें एक्वायर कर रहे हो जिसके बदले में फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज नोन एज एसेट। अब देखिए एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं और नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं। अब जी इसका क्या मतलब, टेंजिबल नॉन टेंजिबल। सो टेंजिबल कौन से एसेट्स होंगे, जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है। टेंजिबल टर्म का मतलब क्या है, TNGIBLE, टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। सो आज अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मार्कर क्या है, ये मेरा एसेट है, मैंने इस पे एक्सपेंस किया, मैंने इस पे बहुत खर्चा किया, क्यों, क्योंकि इसके बदले मुझे हो सकता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट मिले। ये बोर्ड है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे टेंजिबल एसेट है, मैं इसे टच कर सकती हूँ। बट कुछ होते हैं नॉन टेंजिबल एसेट which cannot be seen and touched, जैसे पेटेंट हो गया या ट्रेडमार्क हो गया या कंपनी का गुडविल हो गया। जैसे मुझे पता है कि हमारी गली के बाहर एक समोसे वाला है, वो बहुत फेमस है, वो इतना फेमस है कि उसके यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, और अगर तो आपको उसके यहाँ से समोसे हासिल करने, लिटरली वहाँ पे हासिल करने वाली बात होती है, तो आपको कम से कम आप मान के चलो आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आता है। तो अब क्या है कि वो समोसे वाला अगर किसी और को अपनी दुकान बेचेगा, दुकान कितनी सी, जरा सी दुकान है, बहुत जरा सी, तो उस दुकान की जमीन की कीमत बहुत कम होगी, मे बी 1-1.5 लाख रुपए, पर वो अपना जो दुकान है ना वो 1 करोड़ 2 करोड़ से कम में नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? अब 99 लाख किस चीज के, बेटा 99 लाख उसकी गुडविल के, जो उसने कमाया है। सब सारे शहर को पता है कि इस दुकान पे बेस्ट समोसे मिलते हैं, तो वो दुकान किसी को भी देगा, कोई जना वहीं से आके लेगा समोसे, तो वो क्या है, गुडविल है। क्या गुडविल छू सकता है कोई? कोई उससे पूछे कि तेरे 99 लाख कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, पर कहीं ना कहीं तो है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं। अब बेसिकली आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। फिक्स क्या होते हैं, जो एसेट्स 1 साल से लंबे पीरियड तक चलेंगे, 12 महीने से लंबे पीरियड तक। आपने मशीनरी खरीदी, लंबा टिकेगी, आपने बिल्डिंग खरीद ली, बढ़िया टिकेगी। सो ऐसी ऐसी चीजें जो 12 मंथ से ज्यादा तक टिकेंगी, सो फिक्स्ड एसेट्स है। अब करंट एसेट्स कौन से, जो करंट मारते हैं ना जी ना, करंट एसेट वो है जो 12 महीने के अंदर में उनका काम तमाम हो जाता है। इसके अंदर वो चीजें हैं जो आपने खरीदी ही बेचने के लिए, जैसे स्टॉक है, जो कंपनी के अंदर सामान आप यूज कर रहे हो, वो ऐसा तो नहीं है कि आपने जी बिस्कुट खरीदने के लिए बिस्कुट किसी और से खरीदे, सॉरी बिस्कुट बेचने के लिए आप उसको पकड़ के थोड़ी बैठ जाओगे, नहीं 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 मैं तो खरीद लिए, इससे मुझे लगाव हो गया, आई विल नॉट सेल इट, नहीं होगा ना ऐसा। सो करंट में क्या है, वो चीजें, वो एसेट जो माना जा रहा है कि विद इन 12 मंथ सेल आउट हो जाएगी। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये एक्चुअली में कोई एसेट्स नहीं है, ये एक तरीके का खर्चा है, जो खर्चा आपने 1 साल के अंदर हुआ तो 1 साल के अंदर है, बट आपने उसको बांट दिया है अगले 3-4-5 सालों में। तो जो इस साल हो गया वो तो आप नहीं लिखोगे, वो आप किसी और हेड में लिखोगे, पर जो बचा है खर्चा उसको फिक्टिशियस में लिख देते हो। कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। फिक्टिशियस में आप ले लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब क्या है कि आपने मान लो नोरा फतेही को बुलाया ऐड करने के लिए, आपको मूव जैसी क्रीम का ऐड करवाना था और नोरा फतेही जी ने
ऐड किया और बढ़िया साथी साथी स्टेप करके कि मे बी कोई ऐसी टैगलाइन होगी कि ये वाला मूव लगाइए और मेरा जैसे साकी साकी करिए। सो अब क्या हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट में मान लो नोरा फतेही जी को दिए 5 लाख रुपए। अब आपको पता है कि इस 5 लाख रुपए की वजह से मुझे अगले 5 साल तक फायदा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मेरा अगले 5 साल तक चलेगा। तो अब आपने 1 लाख को इस साल में लिख लिया, बाकी कितना बचा, 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रुपए। अब 4 लाख को आप अगले 4 साल में डिवाइड कर दोगे और वो डिवीजन आएगा आपका फिक्टिशियस एसेट्स के। बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के, पर बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका फिक्टिशियस एसेट्स का। अब एसेट्स के बाद क्या आते हैं, एसेट्स के बाद आते हैं आपकी रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती है कि जो भी एक तरीके से आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है वो सब रिसीट्स के अंदर आएगा। आपने गुड सेल किया जो बेसिकली हम मान के चलो विद इन एन ईयर हो रहा है, 12 महीने के अंदर। सो अब 12 महीने के आगे वाले भी कुछ रिसीट्स होते हैं, तो रिसीट्स को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाएगी आपकी कैपिटल रिसीट और एक हो जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं, जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज से मिलती है, सेल हो गया, गुड हो गया, परचेज हो गया। और कैपिटल रिसीट पर मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदी थी, उसको आपने बेच दिया और उसको बेचने पे आपको रिसीट मिली थी, पर मशीनरी आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदी थी, वो तो फॉर सम रीजन आपको बेचनी पड़ी, तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाता है। फिर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आप मान के चलिए, एक्सपेंडिचर आपके वो अमाउंट है जो कि आप क्यों खर्च कर रहे हो, आप इसलिए खर्च कर रहे हो ताकि आप परचेज कर सको कोई गुड्स या सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज पे आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर में आता है। अब देखो 2 टर्म है यहाँ पे, एक है एक्सपेंडिचर और एक है एक्सपेंसेस। दीज 2 टर्म्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस में भी खर्चा लग रहा है, पर एक्सपेंसेस में आप वो पैसा खर्च कर रहे हो जिसके बदले आपको विद इन एन ईयर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिलेगा या फायदा मिलेगा। तो एक्सपेंसेस आर द अमाउंट व्हिच यू स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। पर इसमें क्या है, इसमें अल्टीमेटली इसमें भी आपको रेवेन्यू ही मिलेगा, बट आप इसमें कुछ सोच के नहीं खर्च कर रहे हो किसके बदले आपको रेवेन्यू मिलेगा। आपने नॉर्मल गुड्स खरीद लिए, सारी चीजें खरीद ली। अब इसमें भी 2 होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल क्या है, जिसका नेचर 12 मंथ से ऊपर होता है वो कैपिटल में कहलाता है, और रेवेन्यू जिसका नेचर विद इन 12 मंथ्स रहता है, जो एक्सपेंडिचर 12 महीने के अंदर राइट ऑफ हो सकते हैं वो रेवेन्यू है, जो 12 महीने के अंदर राइट ऑफ नहीं होंगे वो कैपिटल है। और एक्सपेंसेस आपका वो अमाउंट आप खर्च कर रहे हो जिसके बदले आपको जनरेट क्या होगा, रेवेन्यू। फिर आता है आपका इनकम। अब इनकम का मतलब क्या होता है कि विद इन एन ईयर जो पैसा आपका बचा। अब इसके अंदर आप इतना सारा चीज इंक्लूड नहीं करते हो, इसके अंदर बेसिकली आप करोगे आपकी जो भी रिसीट्स हुई वो, और रिसीट्स में से आप एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंसेस माइनस करते हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर माना जाता है कि बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इनकम का मतलब जो भी आपका रिसीट आई उसमें से जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो माइनस करके जो बचा वो इनकम। जैसे मान लीजिए आपके पास रिसीट आई 50 रुपए की टोटल पूरे ईयर, और आपका जो एक्सपेंसेस का खर्चा था वो था 30 रुपए का, तब आपका इनकम कितना होगा, 50 माइनस 30, 20 रुपीज की आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इसकी आगे की टर्म्स हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।